हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2016 के पीटी का सेट नंबर 3। ठीक है, हमारे पास अगेन 25 क्वेश्चंस रहेंगे। 2500 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। उसके अंदर जो थ्योरी आएगी, जो कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपके सामने मैं रखूंगा और आपको सिर्फ क्या करना है, आराम से इस पूरे वीडियो को एक सेट में देखना है और हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं उस पर आपको जो सोल्यूशन मैं दूंगा, आराम से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उसमें जाके ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। गाइस, ये मेथड मैंने निकाला है आप लोगों के लिए इसीलिए क्योंकि आप एक बार में सेट के अकॉर्डिंग, सेट के माध्यम से ही आप पूरे टॉपिक को एक बार में कवर अप कर सकते हो। क्योंकि चैप्टर वाइज जो एक मेथड है पढ़ने का, ठीक है, चैप्टर वाइज में कभी कभी क्या होता है, आप 2 या 4 चैप्टर में ही अच्छे खासा टाइम में स्टक होकर रह जाते हो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सो दिस मेथड ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि इस मेथड में आप एक बार में सारे टॉपिक को कवर अप कर सकते हो। और देखिएगा, जैसे मैंने पहले 2 सेट में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर इस सेट में टकराएंगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम लोग गेन करते जा रहे हैं और इस गेमिंग के साथ साथ हमारा जो सेट है वो आसान होता चला जाएगा। तो दोस्तों, हम लेट नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पिता जितनी जल्दी काम कर सकता है उतनी जल्दी, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिता की क्षमता जो है वो 2 बेटे की क्षमता का मिलाकर है। देखिए, फादर का जो क्षमता है, क्षमता को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इफिशियंसी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इफिशियंसी पावर का क्षमता, फादर का जो क्षमता है वो 2 बेटे के मिलाकर जो क्षमता है उसके बराबर है। यानी कि जो काम फादर अकेला करेगा वो काम बेटा, वो काम 2 बेटा मिलकर करेगा। आगे क्वेश्चन कहता है, यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, एक बेटा जो है वो 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है, तो उस काम को करने में पिता कितना समय लगेगा। देखिए, या तो पिता कह दीजिए या फिर इन दोनों लड़कियों को मिलाकर कितना समय लगेगा। क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है। तो दोनों को मिलाकर कितना समय लगेगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। इसका फैक्टर 2 और इसका फैक्टर 1, तो S1 प्लस S2, इस दोनों का मिलाकर जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, जो हमारा वर्ग यूनिट आ गया 6 अपॉन पहला सम का वर्ग यूनिट कितना 2 और दूसरे सम का वर्ग यूनिट 1, यानी कि 6/3 2। ये दोनों सम मिलाकर 2 दिन में काम करेंगे, जो एग्जैक्टली किसके लिए बराबर है, फादर के लिए। यानी कि फादर का टाइम कितना लगेगा, 2 डेज। ओके, 2 डेज। एक्चुअली सॉरी, ये जो टाइम है वो आवर्स में है, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। तो विदाउट गेटिंग लेट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है कि आपको देखना था कि एक फादर है, 2 सन के बराबर है, दोनों सन का अलग अलग टाइम दिया है, साथ निकालेंगे, फादर का अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली घुमा दिया है। कॉन्सेप्चुअली आपका यही है कि 2 लोग एक साथ मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, अगर उसका अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है और किन्हीं 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। देखिए, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का एक ध्यान देखिए, समचतुर्भुज और वर्ग में सिर्फ इतना अंतर है कि वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री पर होते हैं और समचतुर्भुज के कोण 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती है। तो चारों भुजाएं बराबर मतलब परिमाप जो होता है समचतुर्भुज का वो होता है 4a, और जो दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में परिमाप 240। तो इससे हम निकाल लेंगे कि इसका साइड कितना है, 60 है, इसके सारे साइड कितने हैं, 60 है, ठीक है। साइड 60 है हमारे पास और 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो जब 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए अगर ये है, ये हमने ये और ये भुजा ले लिया, तो इसके बीच की दूरी ऐसे होगी। दूरी हमेशा सामने से, अगर 2 समांतर भुजाएं उन दोनों के बीच की दूरी के लिए हम एक भुजा से दूसरी भुजा पर लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। यही हमारा दूरी बताता है, ये दूरी है 20, ठीक है, ये दूरी है हमारा 20। तो आपसे क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल इसका 2 तरीके का होता है। पहला तो आपका हो गया बेस इनटू हाइट, ये किसी भी, शॉर्ट में लिखिए बेस इनटू हाइट, ये किसी भी चतुर्भुज के लिए एप्लीकेबल है।
तो यहाँ से हमारा आंसर भी आ जाएगा 20। अगर हम 60 लेते हैं तो हाइट कितना है 20, ये हमारा दे दिया 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1200 मीटर स्क्वायर। क्लियर। और अगर कभी कभी हमें ये दे दिया कि दो डायगोनल दे दिया, ये d1 एंड d2, तो ये हो जाता है हाफ d1 एंड d2। ये सब चतुर्भुज का दो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास बेस और हाइट दिया, तो ये वाला लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपए में बेची। मुद्रित मूल्य कितना है? देखिए, हमने पिछली बार एक सेट में क्वेश्चन किया था, उसमें मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य का कोई जिक्र नहीं था, और हमने कहा था कि एक एक्सटर्नल पार्ट आता है अंकित मूल्य वाला, जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। अगर एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य, देखिए एक हमारे पास ट्रायंगल में बना होगा, वो ट्रायंगल हमेशा यूज करूंगा। ये है हमारा क्रय मूल्य, इस घर से हमने खरीदा, और एक घर होता है बेचने वाला जहां होता है विक्रय मूल्य। तो डायरेक्ट अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य गए तो या तो लाभ होगा या हानि होगा। एक तरीका है कि आप अगर उसमें कुछ मात्रा बढ़ा दें, कुछ परसेंट बढ़ा के अंकित मूल्य इसको सेट कर दें। ठीक है, अंकित मूल्य सेट कर दें। ठीक है, और उसके बाद फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दे दें। ठीक है, तो एक बेचने का माध्यम ये भी है, तब भी आपको कुछ ना कुछ लाभ और हानि होगा। ये ट्रायंगल को आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं कैसे यूज करूंगा ये आप देखते जाइएगा। फिलहाल यहाँ पे क्रय मूल्य का जिक्र है ही नहीं, सिर्फ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जिक्र है। तो यदि एक व्यक्ति मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% का डिस्काउंट दिया, यानी कि डी का वैल्यू कितना है 16.2/3% डिस्काउंट दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो उसको बेच कितना मिला है 450 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 450 रुपए में बेच रहा है। तो कह रहा है कि मुद्रित मूल्य कितना है, ये कितना है। देखिए दोस्तों, ऐसे तो फ्लो है कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लो जाता है क्रय मूल्य से कुछ पैसा बढ़ा के अंकित मूल्य करो, अंकित मूल्य से कुछ कर दो, घटा दो डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य जाएगा। उसी तरह से क्रय मूल्य में कुछ लाभ या हानि लेके विक्रय मूल्य कर दो, एरो ऐसे जाएगा। ये रियल एरो है। आखिरी में हमको सामान बेचना है, या तो इस रास्ते बेचे या तो इस रास्ते बेचे, तो सामान बिक गया। तो जब हम एरो के डायरेक्शन में जाएंगे, तो जो परसेंटेज वाला वैल्यू है वो मूल्य के गुणांक में यूज होगा। इसका सीधा से समझिए कि अगर मैं 100 रुपए का सामान है, उस पर अगर 20% का लाभ कर लूं, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 के गुना, अगर 20% लाभ है ना, तो 100 प्लस 20 लाभ, 100 में प्लस माइनस करना है, लाभ है तो 100 प्लस 20 120%, यानी कि परसेंट से 100 कट गया, 120 रुपए में बेच देंगे। ठीक है, ये हमारा एरो की तरफ गए तब हम हर किसी एरो में। ठीक है, बट अगर हम एरो के उल्टा जाएंगे, अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ फिलहाल, इसको हटा दीजिए कि अगर 120 रुपए में कोई वस्तु बेची गई और लाभ है 20%, तो क्रय मूल्य कैसे होगा। तो हम क्या आना है, हमें एरो के उल्टा आना है। तो एरो के उल्टा आने के लिए वो एडिशनल परसेंटेज वाला वैल्यू नीचे आएगा, लाइक 120 वहां तो गुना किए थे एरो की तरफ जाने में, अब एरो के उल्टा आ रहे हैं, तो हमें 120 तो विक्रय मूल्य है, अपॉन में 100 प्लस 20, क्योंकि लाभ हो रहा है 20 प्लस 20 120, और गुना 100 कट गया। देखिए 100 रुपये आ जाएगा मेरा क्रय मूल्य। तो एरो के उल्टा जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा हमारा परसेंटेज वैल्यू, एरो के सीधा में जा रहे हैं तो ऊपर में आएगा। बस यही फर्क समझ जाइएगा, तो सारे क्वेश्चन इसमें फिट होकर बनते जाएंगे, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर 450 में है, विक्रय मूल्य है और डिस्काउंट 16.2/3 है और अंकित मूल्य लगाए, तो एरो के उल्टा दिशा में जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 450 अपॉन डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो हानि के रूप में है, एक तरह से छूट दे रहे हैं। तो 100 माइनस 16.2/3, 100 माइनस 16.2/3 और गुना 100, ये आपको दे देगा, नीचे का 3 ऊपर जाएगा, 100 या 300, और ये 50 है तो 250 गुना 100, ये कट गया 4 बार में 45 टका आपका हो जाएगा 180, 80 दिया 540 रुपये आपका हो जाएगा अंकित मूल्य, 540 रुपये अंकित मूल्य। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने आपको क्लियर समझा दिया है, पिछले सेट में मैंने सिर्फ ये दोनों यूज किया था, अब इसमें ये दोनों यूज है, कभी कभी ये दोनों ही सिर्फ यूज होगा, कभी कभी ये रास्ता और ये रास्ता भी यूज होगा, जैसे जैसे सेट में क्वेश्चन आते जाएगा मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 770 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया। देखिए अब ये प्रोपोर्शन क्या है, 770 रुपया को ए बी और सी में विभाजित करते हैं, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कैसे करते हैं, जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला, जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला, ठीक है, उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला, ठीक है ना। तो मान लीजिए बी और सी को मिलाकर मिला x, तो ए को कितना मिलेगा, इसका उसका 2/9वां हिस्सा, 2/9वां हिस्सा इतना। अब ये तीनों मिलकर ये दोनों अमाउंट मिलकर कितना होना चाहिए, 770, कहीं ना कहीं x कॉमन ले लो, 9 2 11/9 बराबर 770, 11 से काट देंगे 70 बार में, फिर ये x बराबर कितना आ गया 630। x है क्या, बी और सी का हिस्सा, और पूछा किसका हिस्सा है, ए को कितना हिस्सा मिला, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा 2/9 into x, x है 630, 140 रुपया x को मिलेगा, ए को मिलेगा सॉरी, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। 4 दर्जन जो अंडा है वो 24 के रेट से खरीदता है, 24 के रेट से खरीदता है, तो ये कितना हो गया 96 रुपए, और 2 दर्जन अंडे जो है वो 32 के रेट से खरीदता है, तो ये हो गया 64 रुपए, यानी कि टोटल 6 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो गया इस रेट के हिसाब से 4 4 10 9 4 15 और 160 रुपए लागत मूल्य हो गया। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब देखिए ये कुल अंडा हमारा क्रय मूल्य हो गया, अब इस पे हमको लाभ प्राप्त करना कितना करना है 20%, तो ले जाइए सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 160 सीधा एरो की तरफ जाएंगे तो 20% लाभ 120 और बटा में 100, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा बस 14 12 160 14 32 190, ठीक है 190 तो आ गया। ये हमारा आ गया। पूछा जा रहा है अंडे को किस भाव पर बेचा, अंडे को किस भाव पर बेचा जाना चाहिए, अंडे को किस भाव पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल 6 दर्जन अंडे का 192 रुपए, तो अगर हमें प्रति दर्जन अंडा करना है तो 192/6, तो 36 का 18 1 2 6 गुना 12 यानी कि 32 रुपया प्रति दर्जन, क्योंकि ये हमारा टोटल आया, टोटल 6 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य 20% के लाभ पर, लेकिन प्रति दर्जन के रेट निकालने के लिए 6 से, कि टोटल 6 दर्जन अंडा है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर सीधे हो जाएगा 20%, ठीक है ना, अगर कम पूछा तो। अब ये आपको मैं बता दूं, इसका रिजल्ट मैं कुछ लिखूंगा, बस याद कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन में कभी और भी किसी वीडियो में बना के आपको दे दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि पी का वेतन क्यू से 25% अधिक है, ठीक है, तो उल्टा जैसे कर देगा क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना कम होगा, क्योंकि लैंग्वेज उल्टा करने से कम होगा। अगर मेरी आपसे ज्यादा है तो आपकी मेरे से कम है, तो कितना कम है उसको निकालने के लिए हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में मैथमेटिकली पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना कम, इसको निकालने के लिए देखिए कितना अधिक है 25,
ठीक है ना, 25 अलग, और अधिक है तो अपॉन में 100 प्लस दैट वैल्यू, तो 125। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, 100 प्लस 25 है, ठीक, और गुना 100%, ये काटेंगे 5, ये 20, तो हमारा कितना परसेंट आ गया, 20% कम हो गया। क्यू का वेतन पी के वेतन से 20% कम हो गया। लेकिन इसको मैं कुछ रिजल्ट दे देता हूँ, आपको घुमा फिरा के वही रिजल्ट पूछा जाएगा बार बार। वो रिजल्ट आप अगर सही तरीके से याद कर लेते हैं, सही तरीके से आप समझ लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसमें कुछ रिजल्ट है मेरे पास, देखिए, जैसे एक अधिक है, दूसरा कितना कम होगा, तो अधिक वाले के लिए मैं एरो दे दूंगा ऊपर। अगर 25% अधिक है तो कम कितना होगा, 20%, ठीक है। अगर 20% अधिक है तो कम कितना होगा, 16.2/3%। अगर 10% अधिक है तो कम कितना होगा, कम होगा 9.1/11%, ठीक है। और अगर 16.2/3% अधिक है, ठीक है, तो कम कितना होगा, 14.2/7% कम होगा। ये आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रखोगे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब इसका अगर हम उल्टा करें, इसका अगर हम उल्टा एक टेबल बना दें कि अगर हमारे पास लाइक 25% कम है तो अधिक कितना होगा, 33.1/3%। अगर हमारा 20% कम है तो अधिक कितना होगा, अधिक होगा 25%। अगर हमारा 10% कम है तो अधिक कितना होगा, 11.1/9%, ठीक है। अगर 16.2/3% कम है तो अधिक कितना होगा हमारा, 20% हमारा अधिक होगा, ठीक है, 20% अधिक होगा। ये टेबल याद करने का एक और जरिया हम ये दे दें आपको, देखिए एनालाइज कीजिएगा। 25% अधिक है तो कम के लिए 25 से कम वाला वैल्यू, अब घुमा फिरा के वैल्यू तो आपको ध्यान में आ जाएगा, तो 25 से कम वाला वैल्यू 20 आएंगे। 16.2/3 भी है लेकिन उससे पहले 20 है तो 20 वाला आंसर हो जाएगा। 20% अधिक है तो 20 से नीचे आएंगे तो एक हमारे पास 9.1/11 है, लेकिन 16.2/3 उससे पहले है, तो आराम से वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बढ़ेगा आपको क्या, 10% के लिए नियर बाई 10 का छोटा 9, तो कम के लिए 9, 16 से कम 14। उसी तरह उल्टा, अगर कम है तो ज्यादा होना चाहिए, 25% कम हो रहा है तो उसका ज्यादा होने के लिए 25 से ज्यादा वाला वैल्यू 33, 20% कम हो रहा है तो उससे ज्यादा होने के लिए ज्यादा वाला वैल्यू 25, 10% कम हो रहा है तो ज्यादा वाला वैल्यू 11.1/9, 16 के लिए 20। ये टेबल अगर आप याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 सेकंड में बन जाएगा, सिर्फ देखना है इतना। और ये इसी 8 रिजल्ट, ये 8 रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 8 रिजल्ट में से आपके पास क्वेश्चन आएगा और आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर का 40 सेकंड में लगाए और बी 50 सेकंड में लगाए तो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब टाइम अलग अलग लगता हो लेकिन एक साथ पहुंचना हो, कुछ नहीं करना है, ए ले रहा है 40 सेकंड, बी ले रहा है आपका 50 सेकंड, ठीक है ना। अगर दोनों को एक साथ कॉमन पॉइंट पे पहुंचना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा व्हाट 200 सेकंड, और ये हमारा आंसर भी जाएगा। जब एक साथ पहुंचना है तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसमें देखते हैं अलजेब्रा से क्वेश्चन है। यदि गिवन है x - 1/3x = 1/3 तो 3 × x - 1/3x = व्हाट, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे 1/3 पुट कर देंगे, 3 से 3 कट गया, हमारा एक आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, यदि p = 3 + 1/p, p = 3 + 1/p तो p⁴ + 1/p⁴ = व्हाट। यहाँ से अगर रीअरेंज करेंगे 1/p को इधर ले जाएंगे तो p - 1/p = 3 आ जाएगा, और यहाँ से हम p + 1/p अगर लाएंगे तो क्या आ जाएगा
3 स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये एक रिजल्ट है, a माइनस वन बाई ए इक्वल टू अगर p हो, a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 जाएगा और लगा के प्लस 2 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम p स्क्वायर प्लस वन बाई p स्क्वायर को दे दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 जो कि हमको दे देगा 11। अब इस वाले एक्सप्रेशन के लिए ये कहीं ना कहीं a प्लस वन बाई ए हो गया और ये a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। आपको बताया हुआ है कि इफ a प्लस वन बाई ए इक्वल टू अगर p है तो a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर p स्क्वायर प्लस वन बाई p स्क्वायर इक्वल टू 11 दे दिया तो p पावर 4 प्लस वन बाई p पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 121 माइनस 2 119 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 है एक समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं ABC। ठीक है, ABC। इसमें आपको AB बराबर AC यानी कि ये और ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों बराबर कितना के हैं, 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। और BC पर A से शीर्षलंब 12 है, A से जो शीर्षलंब है BC पर डाल दिया गया और ये है 12। तो भुजा BC की लंबाई पूछ रहा है। अगर मान लीजिए ये AD है तो सिंपल सा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 9 है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज को अगर ये सामने से लंब डाला जाए तो ये वाली भुजा बराबर भागों में बांटी जाती है, तो ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। यानी कि हमारा BC क्या हो गया, 9 प्लस 9 18, हमारा 18 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगाया, लंब स्क्वायर प्लस ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर। या फिर आप एक ट्रायो याद रखिए, अगर ये 9 12 15 का ट्रायो चलता है, 3 4 और 5 का ट्रायो चलता है, इसी को तिगुना कर दिए तो फिर ये 9 12 15 का भी ट्रायो चलता है। इस तरीके से ट्रायो चलता है। ठीक, कुछ और ट्रायो है जैसे 3 4 5 को उठा के लीजिए, यहाँ से इसको दुगना कीजिए तो 3 गुना 6 4 गुना 8 15 10, एक 6 होगा, एक 8 होगा, एक 10 होगा, 3 गुना की जगह एक 9 होगा, एक 12 होगा, एक 15 होगा। इतना ट्रायल आपको याद रखिए और आगे आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। एक बार सब कुछ लिखा देने से नोटबुक में तो आ जाता है लेकिन वो याद नहीं रहता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एक फिर त्रिभुज आ गया है, एक त्रिभुज ABC जिसके एक त्रिभुज हमारे पास है ABC जिसके AB और AC मध्य बिंदु क्रमशः XY है। AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है। क्लियर? और यदि BC प्लस XY टू कितना है, 12 है। 12 देखिए इतना तो है कि ये अगर मध्य बिंदु है तो ये 2:1 में होता है। ये रिजल्ट आपको मैं बता देता हूँ, आगे देखते हैं क्या है। तो BC माइनस XY कितना होगा, BC माइनस XY कितना होगा, अभी तो सिंपल सी बात है, ये 2:1 है तो अगर ये दोनों का योग अगर 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ BC 8 और XY 4 है। आप रिटर्न टेबल में देख लो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 12 है और ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये 8 होगा, ये 4 होगा, तो BC अगर 8 दे दिए माइनस 4 तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आंसर। बिल्कुल सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास ट्रिगो से। क्वेश्चन नंबर 12 ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है कि एक थीटा एंगल है 0 से 90 के बीच में और उसमें संबंध दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ये बताना है कि है कि नहीं। sin थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा और थीटा है हमारा 0 से 90 के बीच में। दूसरा है हमारा sin थीटा लेस देन sin स्क्वायर थीटा। तीसरा है हमारा, तीसरा वैल्यू है sin थीटा ग्रेटर देन sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा ग्रेटर देन sin स्क्वायर थीटा और चौथा है हमारा sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा।
देखिए पहले ये तो कैंसिल कर दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। फोर्थ तो होगा नहीं, साइन कॉस कॉसेक बराबर होता ही नहीं, उल्टा होता है। दूसरी बात कि साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कभी भी होगा ही नहीं। दोनों अगर ये एंगल है इसका स्क्वायर करेंगे तो कहीं बराबर थोड़ी होगा, सिर्फ दो केस में बराबर होगा, एक 0 और 90 के केस में। लेकिन 45 के केस में देख लीजिए, sin 45 1/2 और sin स्क्वायर थीटा 1/2, तो ये भी नहीं होगा। अब मात्रा आ जाती है इसमें और इसमें, तो 0 और 90 को हटा दीजिए। तो अगर हमारे पास 45 डिग्री का एंगल मान लीजिए, सिंपल 45 डिग्री, तो sin 45 कितना होता है 1/2 और sin स्क्वायर 45 कितना लगेगा 1/2। नीचे अगर संख्या बड़ी है तो उसका मान छोटा होता है, इन दोनों में इसका मान बड़ा होगा, इसका मान छोटा होगा, क्योंकि नीचे में √2 है, ये 2 से छोटा है, इसका मान बड़ा होगा ना कि छोटा होगा। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, वही उसी का उल्टा दिया हुआ है इसमें, यानी कि सही होगा sin थीटा इज ग्रेटर देन sin स्क्वायर थीटा। और मैंने 0 और 90 को तो इंक्लूड कर लिया था, लेकिन आपका रेंज जो दिया हुआ है वो 0 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 90। अगर ऐसा होता तब 0 को भी लेते, तब ये थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम नहीं आता। लेकिन हमारा थीटा जो है वो 0 और 90 दोनों को हटा के लिया हुआ है, तो मेरा हमेशा और हमेशा सिर्फ यही वैलिड होगा, ये सारा इनवैलिड हो जाएगा। तो देखिए एसएससी अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने लगा है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं था, आपका कोई ट्रिक्स काम ही नहीं करेगा। अगर आपके पास बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन बनने लगता, अगर अदरवाइज नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 13 हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर है हमारा, उनके वर्गों के बीच का अंतर है 260। तो संख्याएं क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा रिटन ट्रायल में सॉल्व कीजिए। संख्याएं हैं 17 8 और संख्याएं हैं 16 7 और संख्या है 15 6 और संख्या है 23 14। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख देंगे a प्लस b इनटू a माइनस b इज इक्वल टू 207। a माइनस b का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना 9, तो 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 2 18 2 7 9 23 यानी कि a प्लस b कितना होना चाहिए 23। अब देखिए a प्लस b 23 किस में आ रहा है 16 और 7 23, तो ये हमारा 2 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तो वेरीफाई हो जाता, दोनों का अंतर 9 है, यहाँ भी दोनों का अंतर है 9 है, यहाँ भी दोनों का अंतर 9 है, यहाँ भी दोनों का अंतर 9 है। लेकिन ये वेरीफाई कराना है स्क्वायर करके दोनों का अंतर घटाओ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, इसको तोड़ दिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी में, फिर a माइनस बी का वैल्यू डाल दिए 9। अब हमारे पास आ गया कि इन दोनों का योग कितना बच गया 23। तो 23 हम देख रहे हैं कि दो कौन सी ऐसी संख्या जिसको जोड़ के 23 आ रहा है, घटा के तो 9 आ ही रहा था। ऐसा वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है, क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए बन गया, एक नंबर हमने पा लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 20 संख्याओं का औसत 35 है, 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 बढ़ा गया। तो पहले तो देखिए कितने संख्या का औसत 35 है, 20 संख्या का औसत 35 है। अभी जब गलती वाला सिचुएशन है तो गलती हुआ भाई, तो जोड़ घटा के कितना बचा 85 की जगह कितना लिख दिया गया 45, तो 85 लिखना था तो जोड़ेंगे और लिख कितना दिया गया 45, तो उसको हटाना है तो घटा देंगे, ये टोटल कितना दिया हमारा 40। और औसत में असर पड़ेगा, तो औसत में कितना असर पड़ेगा उसके लिए संख्या से आप डिवाइड कर दीजिए, संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो औसत में असर पड़ेगा 2। देखिए यहाँ पॉजिटिव है 2, तो 2 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, हमारा फाइनल औसत कितना आ जाएगा 37। ये आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, x² - xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फिर x पावर 4 प्लस x² y² प्लस y पावर 4
इज इक्वल टू 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। ठीक है, आपको एक मिनट में दे देता हूँ। ये जो है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, इसको अगर आप एक्सप्रेशन में तोड़ेंगे तो ये आएगा यही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो बच गया जो हमारा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आंसर, कुछ नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। फिर अगेन अलजेब्रा से क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 13 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 13 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 6bc इज इक्वल टू 0। तो a is to b is to c का वैल्यू पूछा है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, लेकिन मेरी बात मानिए आप लोग, जब भी एक एक्सप्रेशन हो लंबा सा और उसका पूरा वैल्यू 0 हो तो कहीं ना कहीं वो, देखिए एक चीज होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन अगर कोई एक्सप्रेशन इस टाइप से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस d का होल स्क्वायर और तभी ये 0 है, इसका मतलब साथ में देखिए 2 स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है मतलब वो अंदर वाला पार्ट भी 0 है, तभी वो 0 है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर का वैल्यू को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो कुछ वैसा ही सेंस इसमें आता है कि आपका जब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये भी कहीं ना कहीं माइनस माइनस होकर भी कोई छोटा टर्म नहीं आएगा, स्क्वायर से छोटा टर्म नहीं आएगा, तो ये सारा 0 है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्क्वायर का फॉर्म में है बट वो हमको दिख नहीं रहा। अगर हमको दिख जाएगा तो सारे स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और उसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पे 4ab है, यानी कि ये -4ab को -2 into 2a into b लिख सकते हैं और ये -6bc को -2 into 3 into b into c लिख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं -2ab का सेंस दे दिया। अब इसको जब देखेंगे तो 2 तो हमारा आ गया 2ab में और 2a, तो 2a का स्क्वायर क्या है 4a स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर सिंपल है 4 है नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर b में देंगे, a को हम सिर्फ अकेला छोड़ देंगे ताकि a स्क्वायर मिल जाए और b में 2 दे देंगे, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाता है 4b स्क्वायर, जो कि यहाँ से हम ले लेंगे निकाल के। तो एक हमारा रिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से 4b स्क्वायर ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे -2 into 2b into a। ये देखिए तो a -2b का होल स्क्वायर के रूप में आ गया है। उसी तरह से जो बचा हमारे पास, फिर क्या बचा c, वो बचेगा जो ऑटोमेटिक मेरे पास वो रीअरेंज हो क्या रहेगा c स्क्वायर, यहाँ से 4 ले लिए तो बचा 9 प्लस 9b स्क्वायर और -2 into 3b into c। देखिए 9b स्क्वायर कहीं ना कहीं 3b का होल स्क्वायर है और 3b यहाँ भी है, उल्टा का इक्वल टू 0 है और यानी कि ये क्या दे दिया a -2b का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस c -3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों स्क्वायर अगर जोड़ के 0 है यानी कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अगर a -2b को 0 की इक्वेट करेंगे तो a इक्वल टू 2b मिल गया, अगर c -3b को अगर 0 की इक्वेट करेंगे तो c इक्वल टू 3b मिल गया। अब हमारा a is to b is to c निकालना है। a की जगह क्या रख देंगे 2b, b की जगह b छोड़ दीजिए और c की जगह फिर 3b रख दीजिए, ये कट गया, बस क्या आंसर आ गया 2 is to 1 is to 3। हमारा आ गया a is to b is to c का वैल्यू 2 is to 1 is to 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो रीअरेंज करके हमारा स्क्वायर निकालना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ज्योमेट्री से है। 17 भुज ABC C का परिकेंद्र O है।
परिकेंद्र O है, यदि BAC 85 डिग्री है, BAC ये अगर हमारा 85 डिग्री है, BCA 75 डिग्री है, BCA ये अगर हमारा 75 डिग्री है, तो OAC कितना होगा, OAC ये एंगल कितना होगा। देखिए ये ध्यान रखिए, ये एंगल आधा नहीं होगा। कभी कभी जल्दी से लोग क्या करते हैं, इसका हाफ करके लिख देते हैं, ये एंगल आधा नहीं होगा। इसका तरीका है बनाने का, इसका हम एक आपको सिस्टम में समझा दूं। सिस्टम क्या होता है कि हाँ, हमें कौन सा एंगल पूछा है, OAC, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये 75 है, ये 75, ये 85 है, तो 8 से 15 ये दोनों मिलके 160 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। अब ये 20 है, तो परिकेंद्र कैसे बनता है, परिवृत्त से बनता है, ठीक है, परिवृत्त से बनता है। और एक जीवा, ये अगर वृत्त बन गया तो ये ऐसी जो भुजा है वो जीवा बन गई वृत्त की। तो एक जीवा द्वारा परिकेंद्र पर जो बना कोण होता है उसका दुगुना होता है उस जीवा द्वारा केंद्र पर का बना कोण। जैसे कि सिंपल समझिए, ये वृत्त है, ये डायमीटर है, डायमीटर द्वारा केंद्र पर कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। और यही डायमीटर द्वारा अगर हम किसी इसके परिमाप पर कोण बनाएंगे तो वो 90 बनता है। तो ये 180 क्या है, इस 90 का दुगुना है। उसी तरह से ये 20 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, इंटू 2 40। अब देखिए ये इंटू 2 हो गया 40। अब हमारा ये एंगल निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये रेडियस और ये रेडियस दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इस ट्रायंगल में AOC में अगर ये 40 है, तो रेस्ट ये दोनों कितना बच गया, ये दोनों बच गया 140, दोनों में 140 बच गया, तो उसका एक एंगल कितना होगा, हाफ 70 डिग्री आंसर। अगर ये OAC पूछा तब भी 70 डिग्री आंसर हमारा होता, ठीक है। अगर हमारा फिर ये पूछ देता OCA तब भी हमारा 70 डिग्री आंसर होता है, क्योंकि रेडियस बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आमने सामने का एंगल बराबर होगा। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फिर ट्रायंगल आ गया, कोई बात नहीं। 2√3 यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 2√3 भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखिए वो बाह्यवृत्त था, ये अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त का बनता है एंगल बाइसेक्टर को मिलने से जो केंद्र बनता है वो होता है अंतःवृत्त। यहाँ आ गया एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वो अंतःवृत्त का केंद्र होता है। और फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या तो खैर ये हो ही गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा पर लंब होती है, ठीक है। x सेंटीमीटर, तो x का मान क्या करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे तो सिंपल समझिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है r, उसका सीधा साधा वैल्यू होता है भुजा बटा 2√3, यह हो जाएगा 2√3 अपॉन 2√3, कट के हमारा 1 दे दिया आंसर, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। एक रिजल्ट आपको मैं और बता दूं, डेल इक्वल टू होता है RS, जहां पर डेल्टा होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का, R होता है त्रिज्या, और S तो पता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसका यूज कभी आएगा तो बताऊंगा, ये बहुत अच्छा हेल्पफुल एक टूल है, किसी और क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। यहाँ भी बन सकता था बट मेरे लिए डायरेक्ट रिजल्ट है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी समबाहु त्रिभुज के लिए वो भुजा अपॉन 2√3 होगी। सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। बाकी किसी त्रिभुज के लिए हम इस मेथड से बनाएंगे, क्वेश्चन में नहीं है तो वो छोड़ देंगे, जब कभी आएगा तो देख लेंगे। ऑलराइट, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 हमारे पास है tan 3 थीटा into tan 7 theta is equals to 1। तो tan theta plus 3
36 का मान क्या होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू। चलिए इसको तोड़ते हैं। tan 3 थीटा इधर रहने दीजिए, उधर जाएगा 1/tan 7 थीटा हो जाएगा, जो कि अगेन दे देगा 1/tan क्या होता है cot, तो cot 7 थीटा दे देगा, जो अगेन क्या होता है cot 7 थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए tan 3 थीटा tan 90 माइनस थीटा यानी कि 3 थीटा बराबर क्या हो गया 90 माइनस 7 थीटा। 7 थीटा यहाँ आ जाएगा 10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 9 डिग्री। थीटा 9 डिग्री है, यहाँ पे डाल दीजिए, तो tan 9 डिग्री प्लस 36 डिग्री क्या दे देगा हमारा tan 45 डिग्री, वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, झील की 200 मीटर ऊपर की बिंदु से 200 मीटर ऊपर की बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब बादल यहाँ है मान लीजिए, तो यह है हमारा 30 डिग्री। ओके, और झील में उसके परावर्तन का अवनति कोण, और झील में उसके परावर्तन का अवनति कोण, झील में उसके परावर्तन, झील में उसका परावर्तन का अवनति कोण, मान लीजिए उसका परावर्तन हो गया यहाँ का अवनति कोण 60 डिग्री हो, तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी है, 60 डिग्री हो तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी है, ये है इसका। तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी होगी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है। लेट मी चेक, कुछ गलती तो नहीं है। 200 मीटर ऊपर, ठीक है। तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई, तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई तो यही होगी क्योंकि झील हमारा यहाँ है, एक पूरा कितना होगा निकालना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 200 हो गया, क्योंकि यहाँ 200 है तो यहाँ भी 200 हो जाएगा, ठीक है। सेम हाइट यहाँ भी लेंगे, जस्ट झील के ऊपर है ये, झील के यहाँ वाले पोर्शन से 200 मीटर ऊपर 30 डिग्री कोण बना रहा है। अभी देखिए 30 है, ठीक है, हमारे पास ये 200 मीटर है, ये 30 है, और ये हमारे पास अननोन है। तो मान लीजिए ये हमारा वैल्यू हो गया h। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया बेस, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा tan 30 हमको देगा h/b, tan 30 होगा 1/3 h/b, तो हमारा b क्या दे देगा √3h, b क्या दे देगा √3h। क्लियर। अब हम इस वाले सेक्शन में इसको यूज करेंगे। ये हमारा वैल्यू कितना है h + 200, क्योंकि यहाँ का वैल्यू 200। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, चलिए हम ट्रायंगल का नाम लेके करते हैं a b c d e। तो ट्रायंगल बी सी डी में अगर बात करें तो सी डी कितना हो जाएगा h, क्योंकि सी 200 है, और ई डी हमारा h, क्योंकि जितना ऊपर का पोर्शन है उतना ही परावर्तन में नीचे का पोर्शन आता है, तो ये हमारा h हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो tan 60 क्या हो जाएगा p हमारा h + 200 बेस, ये हो जाएगा √3h जो हमने निकाला। tan 30 होता है √3, tan 60 √3 होता है इक्वल्स टू h + 200/√3h, गुना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 3h = h + 200, यानी कि h बराबर कितना आ गया 100। h बराबर कितना आ गया हमारा 100। ओके, तो h हमारा आ गया 100। अब क्या कह रहा है हमारा, झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी है।
तो देखिए झील हमारा यहाँ है, ठीक है, और बादल यहाँ है। तो एच हमारा हो गया 100 और ये 200। तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी जाएगी, 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 8% प्रतिवर्ष की दर पर 40,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 40,000 रुपए है और 8% प्रतिवर्ष है का 3 वर्ष में, ठीक, तो 3 वर्ष में है उसका ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। ठीक है, अंतर कितना होगा, देखिए साधारण ब्याज तो हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा 8 चक 8 से 24। 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24% और 40,000 का 24% कितना हो जाएगा 24 चका 96 9600 इतना हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो देखिए मेरे ख्याल से एक बार में फॉर्मूला पुट करके निकालने से मुझे आसान लगता है बारी बारी से निकालना। पहला साल तो मेरे पास हो जाएगा 8 चक 3200, दूसरा साल फिर क्या हो जाएगा 3200 तो होगा ही, प्लस इसका फिर 8%, इसका 8% निकालेंगे, इसका 8% निकालेंगे, 8 × 8 में 1 8 24 25, ठीक है। और फिर उसके अगले साल जब तीसरे साल निकालेंगे तो 3200 तो आएगा ही टोटल का, फिर इसका 256, फिर इसका 256 और फिर इसका 8%, तो इसका 8% निकालेंगे तो 8 छक्का 48 के 8 हाथ में 8 छक्का 48 के 8 हाथ में 4 8 में 40 और 4 44 के 4 हाथ में 4 8 10 16 4 22 और पॉइंट देंगे 222। देखिए अब मेरा आंसर हम कितना आसानी से निकल जाएगा। ये चूंकि हमने यहाँ पे जब इसका निकाला, इसका जब हमने परसेंटेज निकाला 8%, तो हमारे पास पॉइंट में कितना है 48, और ये हम जल्दी कर सकते हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है और जल्दी हो जाएगा। 0.48 जैसे ही आएगा, देखिए आंसर है 0.48 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। हम कुछ नहीं करना है, हमें ऑप्शन नंबर 2 मार देना। आपका अगर कैलकुलेशन सही है, कहीं भी आपने गलती नहीं किया, तो आप यहाँ से फिर आंसर को पिक कर सकते हैं। ये फास्ट तरीका है, इसको आपको फिर जोड़ के माइनस नहीं करना, ना ही आपको बैठाना है फॉर्मूला पे, कुछ नहीं करना है, इट्स ऑलराइट। तो ये आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इससे बचेगा इतना 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 इतना, जोड़ के देख लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा।